हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है वॉर। वॉर क्या होती है, इसका मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करूँगा और इस टॉपिक से रिलेटेड जो अदर टॉपिक्स हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वॉर क्या होता है? अ स्टेट हैज़ बीन रिसॉर्टिंग टू वॉर टू इम्पोज इट्स विल ऑन द अदर स्टेट। जब भी कोई स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर वॉर करती है तो इसका मतलब होता है वो अपनी विल, अपनी मर्जी को दूसरी स्टेट के ऊपर एनफोर्स करना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल लॉ में स्टेट को कंट्री कहा जाता है, मतलब कंट्री को स्टेट कहा जाता है। मैं उल्टा बोल गया। तो जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर या एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर वॉर करती है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी दूसरे के ऊपर एनफोर्स करना चाहती है। अगर वो सीधी तरीके से दूसरी कंट्री या स्टेट मान जाती तो वॉर की तो जरूरत ही ना पड़ती। तो अपनी मर्जी को दूसरी कंट्री या स्टेट की मर्जी के ऊपर एनफोर्स करना है, इसी को वॉर कहा जाता है। देयर हैज बीन अ टेंडेंसी टू रिजॉर्ट टू वॉर टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ये एक टेंडेंसी है कि आजकल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए वॉर की जाती है। समझ गए बात? अब जैसे रशिया यूक्रेन, रशिया कह रहा है कि भाई तू नेटो में ना ज्वाइन हो यूक्रेन को, यूक्रेन कह रहा है कि नहीं जी, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। वो कहता है चल फिर तेरी ऐसी की तैसी। उसने वॉर कर दी, अपनी मर्जी को दूसरी कंट्री के ऊपर एनफोर्स कर दिया ना। समझ गए बात? अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, अगर आपने पेपर में लिखनी है तो इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम, war is a contention between two or more states through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases. ओपनहेम का कहना था कि वॉर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में आर्म्ड फोर्सेस का जो है कंटेंशन है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू लड़ाई है। एक कंट्री दूसरी को ओवर पावर करना चाहती है और अपनी मर्जी दूसरे पे थोपना चाहती है, और जो विक्टर होगा वॉर का उसी की चलेगी, उसी की कंडीशंस चलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू स्टार्क, वॉर इन इट्स मोस्ट जनरली अंडरस्टूड सेंस was a contest between two or more states primarily through their armed forces, and ultimate purpose of each contestant being to vanquish the other and impose its condition of peace. सिंपल वर्ड्स में वॉर क्या है? दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में आर्म्ड फोर्सेस की जो लड़ाई है, और अल्टीमेट पर्पस क्या है? जो भी कंटेस्टेंट हैं वॉर के, कि भाई जो जीतेगा उसकी जो पीस की कंडीशंस हैं वही लागू होंगी। समझिए बात? और थर्ड आ जाता है अकॉर्डिंग टू विटन, प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है। War is essentially a struggle between states involving the application of forces. तो उन्होंने कहा कि वॉर क्या है? स्ट्रगल है बिटवीन स्टेट्स, जिससे वो अपनी फोर्सेस जो है, आर्म्ड फोर्सेस बेसिकली, उनको अप्लाई करके लड़ाइयां करते हैं आपस में। अब फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस वी कैन कंक्लूड दैट द वॉर इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। वॉर जो है एक स्टेट के बीच में थोड़ी ना होगी, अपने आप से थोड़ी ना लड़ाई करेगी कोई स्टेट। ठीक है, तो ये दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में होगी, स्ट्रगल होगा। आर्म्ड फोर्सेज एंड वायलेंस इज यूज्ड इन वॉर। वॉर में आर्म्ड फोर्सेज और वायलेंस का इस्तेमाल होता है, ये भी सबको पता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर इज टू इम्पोज द विल ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर और कंपेल द अदर टू एक्सेप्ट द कंडीशंस, इम्पोज। सिंपल वर्ड्स में जो जीतेगा उसकी मर्जी चलेगी। ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है वॉर कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द विल ऑफ द फर्स्ट पार्टी। वॉर तब तक चलती रहती है जब तक जो हारने वाला है वो जीतने वाले की मर्जी नहीं मान लेता है। मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी की मर्जियां, विल नहीं एक्सेप्ट कर लेती, तब तक वॉर चलती रहती है। दूसरे वर्ड्स में, इन यूएनओ चार्टर 1945 सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू प्रिवेंट वॉर। क्या क्या एफर्ट्स किए? इट हैज बीन सेट in the charter that the members of UNO should solve the problems through peaceful methods. ये आर्टिकल 2 सेक्शन 3 में कहा गया था कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, यूएनओ के जो मेंबर्स हैं, वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, वो पीसफुल तरीके से अपने जो मसले हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे। The member states in international relations will not use force against the territorial integrity and political freedom of any state. ये आर्टिकल 2 सेक्शन 4 में कहा गया है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे तरीके से बना के रखेंगे और एक दूसरे जो मेंबर्स हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, टेरिटरी में नहीं घुसेंगे, अपने कब्जे कुब्जे नहीं करेंगे। ठीक है। और मतलब यही बात दोबारा कह दी उन्होंने।
द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट विल बी सॉल्व्ड पीसफुली। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी स्टेट की वो पीसफुली सॉल्व होंगी। ये चैप्टर 6 यूनाइटेड नेशन चार्टर में चैप्टर 6 में कहा गया है। व्हेन डेंजर इज क्रिएटेड to international peace and security due to war or aggression, Security Council will will force quick collective action। ये चैप्टर 7 में कहा गया है कि जब भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म होगा वॉर या एग्रेशन की वजह से, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्विकली एक्शन ले सकती है, ऐसा चैप्टर 7 में कहा गया है। It is worth mentioning that UNO Charter does not declare war as illegal because war is essential for peace। ये भी कहा गया है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है वो वॉर को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि वॉर तो जरूरी है पीस के लिए। अब आप खुद सोचो, जैसे अमेरिका कह देता है कि भाई मैंने इस कंट्री में ये वाले हथियार हैं, मैं वही हमला कर रहा हूँ ताकि मैं वर्ल्ड में पीस डिक्लेयर कर सकूं, अपने आप को थानेदार बन रहा है, ठीक है, कि भाई फलां फलां कंट्री में ये मिसाइलें हैं, फलां फलां कंट्री में ये जो है मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं और निकलता नुकलता कुछ है नहीं, ठीक है। तो इनका मानना ये भी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपको पता है कि अमेरिका का काफी ज्यादा फंडिंग रहती है और वो रहता है, तो काफी लोगों का ये भी मानना है, जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि कभी कभी पीस जो पीस है उसको करने के लिए वॉर इसेंशियल हो जाती है, नहीं तो लगातार पीस नहीं रह पाती। अगर हम अपने दुश्मनों को खामोश नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एक्टिविटी वो करते रहेंगे, समझ की बात है, इसलिए उसको इलीगल नहीं कहा गया। This is the reason that Article 51 makes the war essential, which is launched for the purpose of self defense। अगर आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपको वॉर में झोंकना ही पड़ेगा अपने आप को, समझ की बात। इन एडिशन चैप्टर 7 डिक्लेयर्स वॉर इन consequences of collective action एज लीगल। तो चैप्टर 7 में वॉर को लीगल भी बनाया गया कि ये कंडीशन है जिसमें वॉर लीगल है, ठीक है। आई होप आपको वॉर का मतलब पता लग गया होगा, और ओवरऑल पेपर में किस तरीके से वॉर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स लिखना है वो भी आपको पता लग गया होगा। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक क्या, एक और होगा, और नेक्स्ट टॉपिक मैं इस पे बनाऊंगा जो कि होगा इफेक्ट्स ऑफ वॉर, वॉर के असर क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।